लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल शेप योर स्टडी। आज हम लोग टर्म 2 के बारे में बात करेंगे। बात तो हम लोग पहले से ही कर चुके हैं। हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस कर लिया है, सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं वो सब डिस्कशन हो चुका है। आपको पता होना चाहिए कि टर्म 2 सब्जेक्टिव है। अगर डिटेल जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप लिंक से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग टर्म 2 का आज आगाज करने वाले हैं। आगाज का मतलब ये होता है कि हम लोग टर्म 2 में आने वाले सिलेबस को कवर करने वाले हैं, जिसमें कि इंटरनेट बैंकिंग सबसे पहला हमारा जो है ट्रैक है, उसको हम लोगों को उस पर चलना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंटरनेट बैंक। आज हम लोग इंटरनेट बैंकिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इंटरनेट बैंकिंग हमारे एक्चुअली टर्म 1 के ही यूनिट 3 में था, लेकिन यूनिट 3 के जो सम पार्ट्स हैं वो क्या होते हैं इसमें टर्म 2 में भी आ रहे हैं। लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि टर्म 1 में हमारा एमसीक्यूज था, शॉर्ट क्वेश्चन मतलब शॉर्ट सेलेक्टिव क्वेश्चंस रहते थे, वहां से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता था। लेकिन टर्म 2 का जो सिलेबस होगा वो वास्ट होगा, सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ई बैंकिंग का मतलब होता है इंटरनेट बैंकिंग या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग आजकल बहुत फेमस इन मॉडर्न टाइम में। हम लोगों की बैंकिंग सिस्टम भी क्या है, डायनामिक इन नेचर है। विद द चेंज ऑफ टाइम इट इज ऑल्सो चेंजिंग। तो हम लोग ई बैंकिंग का सिंपल सा एक लाइन हो सकता है, इट इज अ बैंकिंग ओवर इंटरनेट। इंटरनेट विथ योर फिंगर टिप आप एक क्लिक के थ्रू सारे ग्लोबल एरियाज के जितने भी बैंक हैं उनको क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। यू आर गेट इन टच इन अ सिंगल सेकंड विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर टिप, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट बैंकिंग। अब आते हैं हम लोग बेनिफिट्स में। बेनिफिट्स तो बच्चा बच्चा जानता है, फिर भी एक बार पॉइंट्स को आप लोग देख लीजिए। इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स। जैसे जब हम लोग बैंक में जाते थे, फिर आप पेन स्लिप देते थे, तो उस समय जो चार्जेस कटता था वो बहुत ही ज़्यादा होता था। फिर आपको ट्रांसपोर्टेशन लगा करके जाना पड़ता था। लेकिन अगर आप किसी गांव में किसी कस्बे में रह रहे हो तो वहाँ से भी आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू क्या कर सकते हो, अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हो और विड्रॉ भी कर सकते हो। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। जो इंटरनेट बैंकिंग होता है वो सिक्योरिटी देता है। सिक्योरिटी इन द सेंस क्या होता है कि आपको प्रॉपर लॉगिन आईडी दिया जाएगा, पासवर्ड दिया जाएगा, बार बार आपको उस पासवर्ड को चेंज करना पड़ेगा, जिससे कि आपको आपका पैसा जो है सिक्योर रहेगा। आपको जब भी ज़रूरत है, आप कैश को ले जाने की ज़रूरत नहीं है, आप चेक को भी ले जाने की इधर ज़रूरत नहीं है। आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट बैंकिंग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट है बैंकिंग एक्टिविटीज मोर इफेक्टिव। बहुत सारी चीज़ें होती थी, जैसे एनईएफटी था, आरटीजीएस था, ये सारी चीज़ें काफ़ी टाइम लगाती थी। लेकिन जब से इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू होने लगा, ईसीएस सर्विसेज जो थी, डेबिट कार्ड की फैसिलिटी जनरेट हुई, तो इसने क्या किया, बैंक के फंक्शंस को मोर इफेक्टिव बना दिया और भी ज़्यादा फास्ट बना दिया। 24/7 सर्विसेज। इंटरनेट बैंकिंग, अगर आपके मोबाइल में डाटा है, इंटरनेट है प्रॉपरली, तो आप 24/7 क्या कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग को अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है लोड ऑन ब्रांचेस रिड्यूसेस। बैंक का जो लोड होता था ब्रांचेस पे, जैसे एसबीआई के डिफरेंट ब्रांचेस है, पीएनबी के डिफरेंट ब्रांचेस हैं, आपके कनाडा के डिफरेंट ब्रांचेस है, तो उनके लोड कम हो जाते हैं इंटरनेट बैंकिंग के। नेक्स्ट होता है सेव्स टाइम्स एंड एनर्जी। मैंने पहले ही बता दिया कि आप विद द हेल्प ऑफ वन क्लिक आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप अपने घर के एक कॉर्नर में बैठ करके भी क्या कर सकते हो, बैंक की सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। बैंक एंड कस्टमर रिलेशन को मोर इफेक्टिव बनाता है। मतलब बैंक क्या कर सकता है, डायरेक्टली अपने कस्टमर से इंटरेक्ट कर सकता है, उसको मैसेजेस भेज सकता है। जो आपके पास एसएमएस आते हैं ना, ईमेल्स आते हैं ना बैंक स्टेटमेंट के, मान लीजिए आपका बैंक स्टेटमेंट चाहिए, तो पहले क्या होता था, जब इंटरनेट बैंकिंग नहीं थी तो आपको क्या करना पड़ता था, बैंक में जा करके एक एप्लीकेशन देना पड़ता था कि मुझे स्टेटमेंट चाहिए। तब जा करके कुछ दिनों के बाद आपका स्टेटमेंट आपको पोस्ट कर दिया जाता था थ्रू मेल। तब उसके लिए 1 वीक का टाइम लगता था। आप कितना उस बैंक से नज़दीक हैं, आप रूरल एरिया में हैं कि अर्बन एरिया में हैं, तो उससे क्या होता था कि आपका टाइम बहुत कंज्यूम होता था। लेकिन अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है, आप ईमेल कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं बैंक को, तो आपके बैंक तुरंत ही आपका बैंक स्टेटमेंट जारी कर देता। मैंने तो सिर्फ एक एग्जांपल दिया, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं
जो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ईजी हो चुकी है। नेक्स्ट आता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है, मान लीजिए आपके एटीएम से कोई दूसरा बैंक मतलब विड्रॉ कर ले रहा है पैसा, तो आपके पास तुरंत मैसेज आ जाएगा। आप बैंक से इंटरेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके का जो सोशल एंटी एक्टिविटीज़ है उनको आप रोक सकते हैं। थेफ्ट बर्गरी जैसे जो सिस्टम्स होते हैं उन पे आप लोग लगा सकते हैं। अब आते हैं, ये तो मैंने सिर्फ आपको एक बेसिक दिया है, एक ढांचा समझ लीजिए ई बैंकिंग का बताया। लेकिन ई बैंकिंग के कुछ टॉपिक्स जो हैं, जैसे ईसीएस सर्विसेज को मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, लेकिन थोड़ा फास्ट बताया था क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक था। आज हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि पिछले टॉपिक से कुछ कवर नहीं हो। अगर इंटरनेट बैंकिंग आ रही है तो ईसीएस सर्विसेज भी आएंगे, एटीएम से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कोर बैंकिंग, ईसीएस मैंने बता ही दिया, आरटीजीएस, एनईएफटी, सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ ना कुछ पूछ सकते हैं। तो किसी को अछूता मत छोड़िए, सबको टच करके जाइए, ठीक है। तो हम लोग इंटरनेट बैंकिंग किस पे मोर इफेक्टिव होती है, मेनली ईसीएस सर्विसेज पे होती है। मेनली क्या होता है, एटीएम कार्ड पे होती है, नेट बैंकिंग पे होती है, कोर बैंकिंग पे होती है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पे होती है। लॉकर फैसिलिटीज़ भी इंटरनेट के थ्रू चलता है, ठीक है। आप म्यूचुअल फंड सबमिट करना चाहते हो तो आप इंटरनेट का यूज़ कर सकते हो। वो सारी चीज़ें ईसीएस से ही होती है। लेकिन ईसीएस की कुछ बारीकियां हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स गो थ्रू द ईसीएस। ईसीएस का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस। इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ईएफटी। ईएफटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, मैं तुरंत ऐसे, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है। तो एक्चुअली ईसीएस का यूज आया कैसे, मान लीजिए कि कोई कंपनी है, ठीक है। एक कंपनी का हम लोग एग्जांपल देते हैं। कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सबका अकाउंट जो है एक ही बैंक में हो, डिफरेंट बैंक में उनका अकाउंट होता है। तो जो कंपनी होती है सारे एम्प्लॉयज़ को क्या करती है, हर महीने सैलरी ट्रांसफ़र करती है। तो उसके लिए अगर हैंड टू हैंड सैलरी हो तो हो सकता है कि वो उसको काउंट करने में मैनुअली क्या होता है, बहुत टाइम लगता था। तो इससे बचने के लिए कंपनी ने क्या किया, इंटरनेट बैंकिंग का हेल्प लिया। उसमें जो ईसीएस फैसिलिटी है उसको अवेल किया। ईसीएस फैसिलिटी के थ्रू क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को हर महीने आपको टाइम देना पड़ता है, जैसे फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ या सेकेंड वीक ऑफ द मंथ, जब भी आपको सैलरी देनी है वो डेट आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। उस पर्टिकुलर डेट पे सारे एम्प्लॉयज़ को जिस बैंक में भी उनका अकाउंट होगा उनको सैलरी ट्रांसफ़र हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है, समरी में अगर हम लोग बोले तो ईसीएस फैसिलिटी जब हम लोगों को बहुत सारे बैंक के साथ ट्रांजेक्शन्स करना है उस केस में हम लोग ईसीएस फैसिलिटीज़ को लेते हैं, अवेल करते हैं। लेकिन ईसीएस फैसिलिटी हर जगह नहीं होती है। ईसीएस सेंटर के थ्रू जो भी बैंक लिंक होते हैं उन्हीं के थ्रू होती है। अगर हमारा बैंक ईसीएस सेंटर के थ्रू लिंक्ड है तभी हम लोग उस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया। जैसे कि सैलरी, अब दूसरी चीज़ होती है कि एम्प्लॉयज़ को हमेशा क्या होता है, पेंशन कट होता है उसके सैलरी में से, डिविडेंड मतलब शेयर्स पे जो डिविडेंड मिलते हैं वो कट होते हैं। एम्प्लॉय कोई बोलता है कि ठीक है कंपनी तुम मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल भी काट दो, तो कंपनी बोलती है ठीक है तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, आपका कट कर दें आपके बैंक अकाउंट के थ्रू। तो जब चीज़ें क्या होती हैं एम्प्लॉयज़ के खाते से जाती हैं, एम्प्लॉयज़ के अकाउंट से जाती हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग ईसीएस डेबिट। जब हम लोग उसको सैलरी देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ईसीएस क्रेडिट। पर्टिकुलरली अगर हम लोग बाइफिकेशन करें तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है ईसीएस डेबिट और दूसरा होता है ईसीएस क्रेडिट। ईसीएस डेबिट जो होता है, जब हम लोग एम्प्लॉयज़ के खाते से क्या होते हैं पैसा लेते हैं, जैसे कि सिप होता है, म्यूचुअल फंड का पेमेंट होता है, हर महीने करना पड़ता है, प्रीमियम देना पड़ता है एलआईसी का, उसको हर महीने या एनुअली या क्वार्टरली करना पड़ता है। तो बहुत हेडेक होता है एम्प्लॉयज़ को, अरे इसकी डेट याद रखो, उसकी डेट याद रखो, उसको डायरी में लिखो, उसको मैनुअल्स में लिखो, उसके लिए लेज़र बनाओ, तो बहुत हेडेक होता है। तो बोलते कंपनी ये सारा हेडेक आप ले लो भाई, अब मेरा पेमेंट कर दो आप। तो वो अपना डेट दे देता है, अपना टाइमिंग दे देता है, और क्या होता है पर्टिकुलर डेट पे स्पेसिफिक टाइम पे क्या होता है वो
जो पर्टिकुलर बिल का पेमेंट हुआ, प्रीमियम का पेमेंट हुआ, सारे पेमेंट्स क्या होता है, कट जाता है। ठीक है। नेक्स्ट होता है ECS क्रेडिट। और जब कंपनी को देना पड़ता है एम्प्लॉयज़ को सैलरी हर महीने, मतलब उसके खाते में इन होता है पैसा, इनफ्लो होता है पैसे का, तो उसको हम लोग बोलते हैं ECS क्रेडिट। ये काम कैसे करता है, एक डिटेल इन्फॉर्मेशन है काम करने के लिए। अगर मैं आज ही समझाने लगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन इन शॉर्ट मैं करने की कोशिश करती हूँ आपका। ECS डेबिट काम कैसा करता है, इसके मेनली 3 नुमाइंदे होते हैं। मेनली 3 नुमाइंदे होते हैं। कौन कौन होता है, एक होता है कस्टमर बैंक, दूसरा होता है ECS सेंटर, और एक ऐसा बैंक होता है जिसको हम लोग स्पॉन्सर बैंक बोलते हैं, जो ECS फैसिलिटी, मतलब वो कंपनी जिसके पास ECS की फैसिलिटी है, जिसके बैंक के पास ECS की फैसिलिटी जो होती है वो होती है। अब क्या होगा, ECS फैसिलिटी के लिए कंपनी क्या करेगी, अपने कस्टमर मतलब अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करेगी, बुलाएगी। एम्प्लॉयज़ को बोलेगी कि हम आपके सैलरी में आपके अकाउंट में सैलरी भेजना चाहते हैं, तो आप उसके लिए राज़ी हो। तो बोलेगा ठीक है, हर महीने सैलरी आएगी, हमको जाना नहीं पड़ेगा बैंक में, क्यू में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, तो मेरे लिए इजी है, मैं ATM के थ्रू जाके मनी को विड्रॉ कर लूँगा। तो बोलता है ठीक है। अब क्या होता है, ये ECS फैसिलिटी कैसे काम करती है, ECS फैसिलिटी मतलब जो कंपनी है वो क्या करती है, ECS सेंटर को इंटरेक्ट करती है, बोलती है कि मुझे मेरे कस्टमर को क्या करना है, ECS डेबिट की फैसिलिटी देनी है। तो बोलता है ठीक है, ECS की फैसिलिटी देंगे, लेकिन हर एक क्लाइंट का आपको क्या करना पड़ेगा, 4-5 चीज़ें मुझे डिटेल देनी पड़ेगी। क्या क्या हो सकता है वो, बैंक का नेम हो सकता है, किस ब्रांच में वो बैंक है वो हो सकता है, अकाउंट नंबर हो सकता है, ठीक है, MICR कोड हो सकता है, ठीक है। MICR कोड मैंने बताया था आप लोग को चेक पढ़ाते समय में। MICR कोड क्या होता है, 9 डिजिट का नंबर होता है, जिसमें फर्स्ट के 3 डिजिट में क्या होते हैं, सिटी का नाम होता है, नेक्स्ट 3 डिजिट में क्या होते हैं, बैंक का नाम होता है, और लास्ट के 3 डिजिट में क्या होता है, बैंक के ब्रांच का नाम होता है। ठीक है, मतलब वो रिप्रेजेंट करता है, नाम नहीं होता है। इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक रिकॉग्निशन कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कोड। ठीक है, आते हैं हम लोग, ये सारी डिटेल देने के बाद क्या होता है, कस्टमर बैंक मतलब स्पॉन्सर बैंक इसको करता है। स्पॉन्सर बैंक क्या करता है, कस्टमर बैंक जो कि डेस्टिनेशन बैंक होता है, जिसके अकाउंट में पैसे जाने होते हैं या पैसे कटने होते हैं, डेस्टिनेशन बैंक को क्या करता है, सैलरी भेज देता है जब ECS क्रेडिट होता है। ECS, और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, 1 डेबिट इज इक्वल टू ग्रेटर देन मल्टीपल क्रेडिट। 1 डेबिट का मतलब क्या होता है, हमारे अकाउंट से पैसे का जाना, मतलब कंपनी के अकाउंट से पैसा कब जाएगा, जब वो सैलरी देगा। तो कितने मल्टीपल्स कस्टमर को सैलरी देगा ना, तो इसलिए मल्टीपल्स अकाउंट में क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक, इसका उल्टा क्या हो जाता है, ECS डेबिट में 1 क्रेडिट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू मल्टीपल डेबिट हो जाएगा। आपकी बुक में है, आप वहाँ पे जा करके देख सकते हैं। ठीक है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और एलैबोरेट वीडियो आपको चाहिए इसके ऊपर, तो आप मेरे इंस्टीट्यूट में जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। और इंस्टीट्यूट की एक बहुत ख़ास बात मैं बता रही हूँ, 26 जनवरी मतलब रिपब्लिक डे तक हम लोगों का क्या है, एक ऑफ़र चल रहा है। ऑफ़र का मतलब है कि 1500 का कोर्स सिर्फ आपको 999 में इशू हो रहा है। तो आप वहाँ पे जा कर के अवेल कर सकते हैं, उस कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं, उसको खरीद सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपकी इच्छा के ऊपर है। मैं यूट्यूब पर भी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन वहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ है जो आपको यूट्यूब पे मैं अभी नहीं दे सकती हूँ। वो क्या क्या फैसिलिटीज़ है, जैसे सैम्पल पेपर्स हो गए, वीकली ऑनलाइन टेस्ट हो गए, इलेबोरेट वहाँ पे लाइव क्लासेस होंगी। जैसे यहाँ पे मैं अभी लाइव क्लासेस नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन लाइव सेशंस होंगे, आप डाउट्स डायरेक्टली पूछ सकते हो। वहाँ पे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन होगा, और हर एक टॉपिक का 1 घंटे का आपका लाइव सेशंस होगा। ट्वाइस इन अ वीक मैं यूट्यूब पर भी वीडियो डालूंगी, और ट्वाइस इन अ वीक मैं वहाँ पे भी लाइव सेशंस लेंगी। लेकिन डिफरेंस ये होगा कि वीडियोस मैं बहुत ज़्यादा नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन लाइव क्लासेस जो है 1 आवर 40 मिनट्स डिपेंड करता है कि आपका टॉपिक कैसा है। अगर आप
अवेल करना चाहते हैं तो उन सब चीज़ों को ले सकते हैं। 26 रिपब्लिक डे तक ही आपके पास ऑफर है, आप अवेल कर सकते हैं, अदरवाइज द प्राइस ऑफ द कोर्सेज विल बी गोइंग हायर। ठीक है, हो गया। ईसीएस डेबिट, ईसीएस क्रेडिट आपको समझ में आ गया होगा, ईसीएस का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब आते हैं चार्जेस। जाहिर सी बात है, अगर हम फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं तो चार्जेस तो देने पड़ेंगे ना, देना पड़ेगा, बनता है। तो हम लोगों का ईसीएस डेबिट के लिए चार्जेस लगता है, ईसीएस क्रेडिट के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। ईसीएस क्रेडिट फैसिलिटी जब हमारे अकाउंट में पैसा आता है तो कंपनी कोई चार्जेस हमसे नहीं लेती है, लेकिन जब हम लोग अपना बिजली का बिल दे रहे हैं, म्यूचुअल फंड का पेमेंट कर रहे हैं, प्रीमियम का पेमेंट कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, ₹25 क्या होता है, चार्जेस हमारे कटते हैं। अगर आपको जानना है कि कितने रुपए पे कितना पैसा कटता है, वैसे आपके कोर्स में इतना एलैबोरेट करके जानने की ज़रूरत नहीं है। चार्जेस ₹25 लगते हैं। अगर जानना है तो लाइव सेशन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको उस पर बता दूंगी। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ कम है। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। उसके लिए आपको मेरे कमेंट सेक्शन में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने हाथों को कष्ट देना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा अपने प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे छोटे छोटे हाथों से। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अदर फैसिलिटीज़ ऑफ इंटरनेट बैंकिंग की पूरा प्रोसीजर क्या है उसके बारे में बात करेंगे। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।